कोल्ड वॉलेट, दोनों जो वॉलेट यूज होते हैं ये क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड करने के लिए या ट्रांजेक्शन्स करने के लिए यूज किए जाते हैं। मेरा स्रोत मेरे फादर है मेरे लिए, बिकॉज उनके फेलियर, उनके सक्सेस मैंने अपनी आंखों से और अपने सामने देखे हैं। आज के टाइम पे जो मैंने अपनी भी इन्वेस्टमेंट की थी, मेरे फ्रेंड्स ने भी की थी, मैं आपको उसका नाम भी बता सकता हूँ, शाओ बैंक था। ये एक डिजिटल बैंकिंग सिस्टम था। डिजिटल बैंकिंग सिस्टम में ये हमें बॉन्ड्स भी देते थे। वो बॉन्ड्स मैं कभी अपने बैकग्राउंड में यहाँ पे होल्ड करके दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ा हुआ है सतीश शर्मा जी एंड ही इज आल्सो नोन एज लॉजिकल शर्मा। वो तो बहुत दिलचस्प बात है। और सतीश जी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। आप कैसे हो आज? मैं बहुत अच्छा हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ये मेरा वैसे फर्स्ट पॉडकास्ट है और मैं एक्साइटेड भी हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी बहुत एक्साइटेड है। और श्वेता शर्मा को थैंक्स बोलना चाहूंगा क्योंकि हम दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो थैंक यू श्वेता। और सतीश जी, हम शुरू करते हैं। आपके जीवन और करियर से आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच यानी इंट्रोडक्शन शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। माई सेल्फ सतीश शर्मा। बेसिकली मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूँ और मेरा बर्थ, मेरी एजुकेशन सारी लुधियाना में हुई है, बट जो मेरा होम टाउन है वो यूपी गोरखपुर में है। अभी जो मेरी ग्रेजुएशन मैंने की है वो बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स ईसी में की है। बट फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स मैं क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में फुल टाइम वर्क कर रहा हूँ। इसके पहले मैं एक रोबोटिक ट्रेनर था। मैंने स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को रोबोटिक्स की ट्रेनिंग दी है, नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस कराए हैं। इसके साथ साथ पार्ट टाइम में मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस भी बनाता हूँ। यूट्यूब पे कुछ इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो शेयर करता हूँ। दैट्स व्हाई आई आल्सो नोन एज लॉजिकल शर्मा। अच्छा, बहुत बढ़िया है आपका प्रोफाइल। और सतीश जी, आप बताइए हमारे श्रोता इस एपिसोड को क्यों सुने और क्यों देखे? देखिए, सुनना और देखना सिर्फ इसलिए है कि उनको एक एक्स्ट्रा लर्निंग मिलेगी। बस एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ आज ये पॉडकास्ट उन्हें सुनना चाहिए। और जो भी बातें हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उससे उनको फ्यूचर में आने वाली कुछ चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। बिकॉज क्रिप्टो मेन हमारा टॉपिक रहने वाला है और क्रिप्टो फ्यूचर है। ऑलरेडी ये प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे चल रहा है। तो अगर कोई भी पर्सन इस पॉडकास्ट को ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, तो उनके लिए ही बेनिफिशियल है। अच्छा, तो दोस्तों, आज क्रिप्टो का रहस्य उजागर, सच्चाई, स्कैम्स और धन का भविष्य के बारे में बात करेंगे। मगर ये टॉपिक के अंदर जाने से पहले अपनी मेहमान सतीश जी के दिमाग में चलिए थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो सतीश जी, हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करेंगे और आपके दिमाग में जो आता है आप उसे साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। अगर आप तैयार है तो शुरू करेंगे। Shall we get started? ठीक है। और मेरे तरफ से पहला शब्द आपको भविष्य। भविष्य जो सिक्योर हो, सपना, ड्रीम। ड्रीम जो हम पूरा कर सकें। अच्छा, जिज्ञासा, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए। धन, धन फैमिली की नीड्स, अपनी नीड्स पूरी करने के लिए। अच्छा, और आखिरी शब्द मेरे तरफ से जिंदगी। जिंदगी बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रिग्रेट के जीने की। वाह, बिल्कुल अमेजिंग। आपकी जिंदगी के ऊपर बात करते हुए अगला शब्द आपसे पूछती हूँ मैं, आविष्कार। क्या सोचते हैं इसके बारे में? आविष्कार हमेशा ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों की मदद हो, और जो पास्ट टाइम में आविष्कार हुए हैं उनसे लोगों की मदद हुई है। लेकिन वो आविष्कार इस तरीके से होना चाहिए कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में हेल्प के साथ साथ लॉस ना हो। जैसे बहुत सारी चीजें आज हम देख सकते हैं। एआई एग्जाम्पल है, आविष्कार है, बहुत बड़ा आविष्कार है। लेकिन यहाँ पे लोगों को इसके बारे में टेंशन भी है कि जॉब हमारी चली जाएगी,
है ना। और भी बहुत सारी ऐसे टेक्निकल चीज़ें हैं, मशीन्स हैं, जैसे 5G नेटवर्क देखते हैं हम। 5G नेटवर्क इंसानों के लिए बहुत अच्छा है, बट बर्ड्स के लिए बहुत डेंजरस है। बिल्कुल। तो आविष्कार कुछ ऐसा हो जो सबके लिए ही विन विन सिचुएशन करे, बिल्कुल। लाए। और अगला वर्ड है रोल मॉडल, प्रेरणा स्रोत। प्रेरणा स्रोत मेरे फादर है मेरे लिए, बिकॉज उनके फेलियर, उनके सक्सेस मैंने अपनी आंखों से और अपने सामने देखे हैं। आज के टाइम पे जो डिजिटली हम अपने रोल मॉडल्स बना रहे हैं, वो हमें जो दिखाया जाता है, जो प्रिपेयर करके दिखाया जाता है, वो है एक्चुअल में वो रोल मॉडल नहीं है। उनकी रियल लाइफ अलग होती है और सोशल लाइफ अलग होती है। हम उन्हें अपना रोल मॉडल नहीं मान सकते, इसलिए मैं अपने फादर को अपना रोल मॉडल मानता हूँ। किताब, क्या कहेंगे इसके बारे में? किताब ऐसी चीज है कि हम अगर सोचे कि हमारे पास बहुत नॉलेज है, तो वो नॉलेज कुछ नहीं है। किताबों में एक्चुअल में नॉलेज है, और जो लिमिटलेस है। और किताब पढ़ने से हमेशा हमारी नॉलेज बढ़ेगी, एक स्टेप हम अप जाएंगे। तो किताब, आई थिंक डिजिटल दुनिया में किताब, चलो आजकल डिजिटली भी अवेलेबल है, लेकिन एक्चुअल में हमारी जो हिस्ट्री है, वहाँ पे किताब का बहुत मेजर रोल है। अगर हमारे पुराने वेद ग्रंथ किताबों में नहीं लिखे जाते, तो आज हमें उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। बिल्कुल। और सफलता हर इंसान चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, ये वीडियो को, हमारे पॉडकास्ट को सुनने वाले भी चाहते हैं, बट सफलता पाने के लिए मेहनत करनी जरूरी है, एफर्ट्स करने जरूरी है। बिल्कुल। और हमारे फर्स्ट रैपिड फायर का आखिरी एक शब्द आपकी तरफ, वो है एलियंस। एलियंस होते होंगे, अगर हम हो सकते हैं, तो एलियंस भी हो सकते हैं। आई होप कि कभी हमें उनसे मिलने का मौका मिले। और सतीश जी, पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में दूसरा रैपिड फायर राउंड में भी है, और हम उसमें भी ऐसे वाले क्रिएटिव आंसर्स एक्सपेक्ट करते हैं हम। और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग मैं अस। आपको भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सतीश, सबसे पहले एक छोटी सी झलक आपने बताई रोल मॉडल की, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि हु इज योर गाइडिंग वॉइस, आपका मार्गदर्शक स्वर कौन है? मेरा मार्गदर्शक गूगल है, यूट्यूब है। एक्चुअल मैंने अपनी लाइफ में जो भी अभी तक चीजें सीखी हैं, जो मेरे स्किल्स हैं, वो मैंने यूट्यूब और गूगल से देखी है। मेरे को एक्चुअल में ऐसा कोई एग्जैक्ट पर्सन नहीं मिला जो ये चीजें मेरे को बताए और मैं उनके सजेशंस को फॉलो करूं। मैंने हमेशा जब भी कोई डाउट रहा, कोई भी लर्निंग पर्पस से या कुछ भी क्यूरियोसिटी हो, वो यूट्यूब और गूगल पे ही देखी है। बिकॉज फाइनेंशियली फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा कि मैं किसी इंस्टीट्यूट या कोचिंग क्लास को ज्वाइन करके, फीस पे करके ये लर्निंग्स नहीं ले सकता था। तो मैंने यूट्यूब और गूगल का पूरा हेल्प लिया। अब तो बहुत ऑथेंटिक दिख रहे हैं या इसी बात पे ना, मुझे अभी मैंने बहुत रिसेंटली एक रील देखी थी कि अब की बार टीचर्स डे पे ना हमें गूगल और चैट जीपीटी और यूट्यूब को भी एक चॉकलेट देनी बनती है, बिकॉज दे हैव बीन आवर टीचर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। एग्जैक्टली। और ये वो टीचर है जो 24 और हमारे पास है। हम किसी टाइम कुछ भी पूछ लें और उनसे चाहे एक क्वेश्चन हम 10 बार पूछे, ये कभी इरिटेट नहीं होंगे। इसलिए आपको लॉजिकल शर्मा बोल के बुलाते हैं, मुझे समझ में आया। और सतीश, हम मेन कॉन्वर्सेशन, मेन टॉपिक के बारे में बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। एक क्रिप्टो करेंसी असल में है क्या, और आज के दौर में ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल या डिजिटल एसेट है। ये क्रिप्टोग्राफी होती है जो पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर रन करती है। आगे हम ब्लॉकचेन के बारे में भी समझेंगे। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर आप कुछ भी, जो भी डाटा आपका है, सब कुछ आप डाल सकते हैं, और ये पूरा डिसेंट्रलाइज फॉर्म में होता है, ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है। और क्रिप्टो वर्ड जो है
सुन के आज के टाइम के लोगों के दिमाग में आता है बिटकॉइन सबसे पहले, है ना। बिटकॉइन इनिशियल स्टेज में उसकी जो वैल्यू थी वो पैसे में थी। आज बिटकॉइन अराउंड $1,20,000 की वैल्यू अभी करंट टाइम में उसकी वैल्यू है। तो जस्ट ये प्राइस वैल्यू को देख के लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी आई कि ये क्या चीज है ना। जबकि ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल एक डिजिटल एसेट है जो हम अपने फोन में अपने वॉलेट में रख सकते हैं। क्रिप्टो बस ये, और क्रिप्टो वर्ल्ड जो है ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एक डिजिटल एसेट है। जैसे आज के टाइम पे हम डिजिटल रुपीज यूज कर रहे हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज कर रहे हैं। बैकएंड में हम जरूर वहां पे अपने फिजिकल करेंसीज वहां पे डिपॉजिट करते हैं ना, बट यहाँ पे कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सब कुछ डिजिटली है। और आपने अपने पहले आंसर में एक वर्ड यूज किया ब्लॉकचेन, तो क्रिप्टो तो आपने बताया। अब लोग अक्सर ब्लॉकचेन का नाम सुनते हैं, लेकिन सिंपल शब्दों में बताएं कि ब्लॉकचेन इतना रेवोल्यूशनरी क्यों हो गया है और ये है क्या, किस तरीके से ये क्रिप्टो से रिलेटेड है, या क्या जो भी है वो थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे साथ। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज चेन है। हमारे पास एक सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम हम जिसपे आज के टाइम पे वर्क करते हैं। लाइक सेंट्रलाइज की अगर मैं एग्जांपल दूं तो गूगल हो गया, मेटा हो गया, है ना। जितने भी हम इंटरनेट पे जो चीजें चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वेब 2 से हम कहते हैं, तो वेब 2 में जो चीजें हैं वो सेंट्रलाइज्ड है। और वेब 3 जिसमें ये डिसेंट्रलाइज पार्ट आता है और ब्लॉकचेन आता है। ब्लॉकचेन ऐसा फॉर्म है जिसमें आपका जो भी डाटा है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो ओपन है, वो आप तक है, और आप उसको जिसके साथ शेयर करोगे उसे पता चलेगा। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन इसमें चेंजेस कर दे, ये म्यूटेबल नहीं है। जो एज इट इज जो चीज हो गई वो वैसे ही होगी। यहाँ पे कोई ये नहीं कि आपके अगर एसेट्स, आपके वॉलेट में एसेट्स पड़े हैं और आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उस ट्रांजेक्शन को कोई रिवर्स कर दे या उसे कोई कंट्रोल करे या ब्लॉक करे, ये चीज नहीं है। जैसे बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, हम अपनी पेमेंट कर रहे हैं, सारा कंट्रोल जो है, मेन कंट्रोल बैंक के सिस्टम के पास है। हमारे पास कुछ कंट्रोल होते हैं, जैसे हम पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम पेमेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम अपने अकाउंट की स्टेटमेंट देखना चाहते हैं देख सकते हैं। लेकिन बैकएंड में कंट्रोल उनके पास मेन क्या है, हमारे वो अकाउंट को कभी भी फ्रीज कर सकते हैं, हमारी ट्रांजेक्शन स्टॉप कर सकते हैं, हमारा कोई भी अगर हमने ट्रांजेक्शन किया उसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जो ब्लॉकचेन पे डाटा है, जो ब्लॉकचेन के ऊपर हम काम करते हैं, वो प्रॉपर डिसेंट्रलाइज है, वहां पे कंट्रोल नहीं है किसी का। अच्छा, और ये डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हम डबल क्लिक करेंगे। एक क्रिप्टो का डिसेंट्रलाइज सिस्टम ट्रेडिशनल बैंकिंग से अलग कैसे होता है? डिसेंट्रलाइज सिस्टम ट्रेडिशनल बैंकिंग से अलग सिर्फ इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ पे कुछ भी म्यूटेबल नहीं है, कुछ भी चेंजेबल नहीं है। जो फॉर्मेट, जिस तरीके से जो ट्रांजैक्शन हुई है वो वहीं पे रहेगी, उसको आप एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। आपको बस इंटरनेट की जरूरत है, यहाँ पे कोई फिजिकल एक्टिविटीज की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा पर्सन नहीं चाहिए कि जो इसको प्रॉपर हमेशा बैठ के मॉनिटरिंग करे। ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। इंटरनेट पे जो ट्रांजेक्शन हो रही है, जो भी सिस्टम चल रहा है, अगर आज के टाइम पे बैंकिंग सिस्टम को हम डिसेंट्रलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो लोगों के अकाउंट फ्रीज नहीं होंगे, लोगों की ट्रांजेक्शन बंद नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक यही नेगेटिव पॉइंट भी होता है, क्योंकि अगर किसी पर्सन के साथ, देखो किसी चीज की एडवांटेज है तो एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर प्रॉपर डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट में बैंकिंग सिस्टम चली जाती है तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपके अकाउंट में कभी कोई हैकिंग होती है, कोई स्कैम होता है, तो वो बैंक रिवर्स नहीं कर पाएगी। बट वैसे अगर डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट को सही तरीके से यूज किया जाए तो ये बहुत फास्ट, बहुत रिलायबल और इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। और आपसे जो अगली चीज आती है ना, जब इतना सब कुछ डिजिटल होता है तो डिजिटल के साथ में एक चीज और जुड़ती है, वर्ड और जुड़ता है, वो है स्कैम। उसी तरीके से जानना चाहेंगे कि क्रिप्टो में सबसे कॉमन स्कैम्स कौन से हैं जिसमें लोगों को फंसाया जाता है या लोग अक्सर फंस जाते हैं? इसमें सबसे कॉमन स्कैम जो है वो है क्रिप्टो स्टेकिंग एंड एयर ड्रॉप्स। बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो बिल्कुल फ्रेश न्यू क्रिप्टो करेंसीज बना के लेके आती हैं, लोगों को प्रॉमिस करती हैं कि दिस विल बी द फ्यूचर बिटकॉइन। ओके, अब उस बिटकॉइन
फ्यूचर बिटकॉइन के बारे में सोच के लोगों को ये कहा जाता है कि यू जस्ट बाय आवर कॉइन एंड स्टेक, इसको स्टेक पे लगा दो। उन क्रिप्टो करेंसीज की कोई लिस्टिंग नहीं होती, कोई ऑडिट नहीं होती, कोई प्रॉपर डाटा नहीं होता कि एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी है। लोगों को बस ये बताया जाता है कि आप स्टेक करो, आज इसकी वैल्यू 1 रुपए है, इन फ्यूचर ये 100 रुपए भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है। और ह्यूमन नेचर ऐसा है कि जब उन्हें कोई लालच, या लालच वर्ड जिसे हम क्लियरली ये समझ सकते हैं कि जब कुछ हमें बेनिफिशियल चीज दिखती है तो हम उसके बारे में बस बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, हम ज्यादा उसके लॉसेस के बारे में नहीं सोचते। तो सेम क्या करते हैं लोग, स्टेकिंग में अपना पैसा लगाते हैं और एक्चुअल में वहां पे होता क्या है, वो कॉइन कभी लिस्ट होता ही नहीं है। हमने जो आज 100 रुपए की वैल्यू पे चीज को लगाया, हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं ये 1000 होगा तो हम उसको सेल आउट करेंगे, हमारे पास उसका एक्सेस भी नहीं पूरा होता। अभी बात करते हैं एयर ड्रॉप्स की। एयर ड्रॉप्स में लोगों का पैसा तो कम जाता है, लॉस कम होता है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसी किसी में करनी पड़ती है। लेकिन एयर ड्रॉप किस तरीके से चलाए जाते हैं कि आपको एक नया क्रिप्टो कॉइन मिलेगा, आपको इसको कलेक्ट करना है, आपको इसमें लोगों को इनवाइट करना है, रेफर एंड अर्न है, रेफरल इनकम है, इससे हमारा डाटा उनके पास जाता है और डाटा के साथ साथ बहुत सारे एक्सेस भी वो हमारे वॉलेट्स के ले लेते हैं और वॉलेट में भी हैकिंग हो जाती है फिर। तो ये सबसे मेन जो 2 हैकिंग और 2 मेजर स्कैम्स होते हैं वो है स्टेकिंग और एयर ड्रॉप्स में। अच्छा, और फिशिंग के बारे में भी हम सुनते हैं और रग पुल्स करके और एक स्कैम चल रहा है, सो इसके बारे में आप सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाओ आप। फिशिंग अभी मैंने बताया कि एयर ड्रॉप में कुछ हमें वेबसाइट दी जाती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपना डाटा शेयर करते हैं। फिशिंग के तरीके से भी ऐसी कुछ रियल, जैसे कोई बड़ा एक्सचेंज हो गया, कोई अच्छा वॉलेट हो गया, उसके जैसा सिमिलर वेबसाइट बना के हमें किसी मैसेज के थ्रू, किसी कॉल के थ्रू या फिर किसी सेलिब्रिटी की एआई वीडियोस के थ्रू हमें ये कहा जाता है कि हमारे अकाउंट में कोई इशू है या हमें कोई केवाईसी करनी है या किसी टाइप का भी चेंज करना है। उस चेंज के लिए वो पर्टिकुलर अपना लिंक देते हैं और लिंक की ऑथेंटिसिटी लोग चेक नहीं कर पाते क्योंकि सबके पास में अवेयरनेस नहीं है कि वेबसाइट ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। वो सिर्फ लिंक पे क्लिक करते हैं, लिंक पे क्लिक करके अपने वॉलेट का फ्रेज कोड, वॉलेट की वहां पे जैसे ही एंटर करते हैं सारा उनका डाटा उस स्कैमर के पास चला जाता है। अब स्कैमर के पास अगर आपके वॉलेट का एक्सेस चला गया, आपकी प्राइवेट की चली गई, आपके वॉलेट को वो कभी भी आराम से पूरा खाली कर सकते हैं। ये फिशिंग होती है। अब इस फिशिंग में हम अवेयरनेस भी अगर मैं बताना चाहूँ तो सिंपल सी बात यह है कि आप जब किसी के लिंक पे क्लिक कर रहे हो, यू मस्ट चेक कि वो ऑफिशियल पर्सन है कि नहीं। वो अपने आप को इस तरीके से भी अपेयर करते हैं कि दे आर ऑफिशियल्स, बट हमेशा ऑफिशियल्स की भी पहचान होती है। आप वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट चेक करो, आप जिस वेबसाइट पे रेगुलर यूज कर रहे हो, जिस वेबसाइट पे रेगुलर लॉगिन कर रहे हो, क्या ये वही वेबसाइट है? क्या उसमें किसी 1 या 2 वर्ड का चेंज तो नहीं है? फॉर एग्जाम्पल GOOGLE गूगल वेबसाइट है, लास्ट में LE में डबल ई आ जाए, इट मीन्स कि ये कोई कॉपी वेबसाइट है, ये रियल वेबसाइट नहीं है। अच्छा, राइट। और सतीश देखिए, जब हम स्कैम्स हो जाते हैं लोगों के साथ तो निश्चित रूप से कुछ लोग अपना टाइम के साथ साथ जो उन्होंने एफर्ट्स लगाए होते हैं उसके साथ साथ अपना अमाउंट भी खोते हैं, डिजिटल ही सही लेकिन खोते हैं। तो उससे पहले कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स जो हमको या जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनको देखने चाहिए, या कुछ अलार्मिंग, कुछ ऐसा जो शेयर करिए हमारे साथ कि ये अलार्म बेल्स हैं या ये रेड फ्लैग्स हैं, अगर आपको ये दिख रहे हैं तो थोड़ा सावधान होइए बिफोर इन्वेस्टमेंट। बताइए कुछ ऐसा हमारे ऑडियंस को। जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि जब कोई इस टाइप का प्लान आपको स्कैम करने के लिए रेडी किया जाता है तो स्कैमर्स के पास पहले से मार्केट की एनालिसिस होती है कि किस पॉइंट पे लोग हमें स्कैम समझ सकते हैं या किस पॉइंट पे लोग हमसे डिसएग्री कर सकते हैं। तो वो डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है, बट फिर भी जितना मर्जी कोई स्कैमर हो, कहीं ना कहीं एक लूप होल हमें मिल जाएगा। और सबसे बड़ा लूप होल ये होता है कि वो ओवर एक्सप्रेस्ड होते हैं, ठीक है, ओवर प्रॉमिस्ड होते हैं। आपको हाई रिटर्न दिखाएंगे या फिर आपको ऐसा ड्रीम दिखाएंगे कि ये आप
एक दिन में एक साल वाली चीज एक दिन में अचीव कर सकते हैं। आप ओवर प्रॉमिस्ड और बड़ी रिटर्न के चक्कर में ना जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि बड़ी रिटर्न वाली चीजों में लोग बेनिफिट नहीं लेते, आपको एग्जांपल्स भी दिखाई जाएंगी कि दिस पर्सन मेकिंग गुड मनी, दिस पर्सन इज मेकिंग गुड, लेकिन वहां पे भी आपको क्या करना है, वेबसाइट क्रॉस चेक कर लो। WHOIS ये एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको वेबसाइट की डिटेल पता चल जाएगी कि वेबसाइट कब बनी थी, कब तक चलने वाली है, कब एक्सपायर होने वाली है। अगर कोई आपको वेबसाइट ऐसी आ रही है कि जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप अपने $100 या 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करो, विद इन 2 मंथ ये डबल हो जाएगा, है ना, तो ये डबल होने के चांसेस भी होते हैं, नो डाउट कि नहीं होते, लेकिन आपको बस वहां पे ये चीज देखनी है कि ये जो प्रॉमिस कर रहे हैं, ये जो चीजें बता रहे हैं, बैकएंड में पर्सन जो है, जो भी पर्सन इसको प्रमोट कर रहे हैं, व्हाई दे आर नॉट शोइंग देयर फेस, व्हाई दे आर नॉट कमिंग विद देयर फेस। ऐसा भी होता है कई बार वो फेस नहीं रिवील करते, वो जस्ट प्रमोट करते हैं और वो सामने से कभी नहीं आएंगे। लेकिन कुछ केसेस में इंडिया के कई प्लान्स ऐसे होते हैं जिसमें फेस भी रिवील किया जाता है। अब मैं यहाँ पे ये जो बोल रहा हूँ, एक इशू क्रिएट हो जाएगा उन लोगों के लिए जो ऐसा प्लान प्रमोट करते हैं, ठीक है, लेकिन वो करेंगे, फिर भी करेंगे, क्योंकि ये चीज रुकनी नहीं है जल्दी। हाँ, हम अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों में फैला सकते हैं। तो फेस भी रिवील करके कई लोग काम करते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि एक बार जब बड़ा पैसा आ गया तो हम क्या करेंगे, चलेंगे दुबई, दुबई की सिटीजनशिप मिल जाती है, टैक्स छोटा सा पे करना है, वहां पे जाके सेटल हो जाएंगे। और ये हुआ भी है पास्ट टाइम में बहुत सारे लोगों के साथ। तो हमें बस ये देखना चाहिए कि भाई ओवर एक्सप्रेस्ड है, ज्यादा रिटर्न दे रही है, इट मीन्स कि यहाँ पे गड़बड़ होना है, आज नहीं तो कल 100% चांसेस है कि ये स्कैम करेंगे। राइट। और सतीश जी, आप हॉट वैलेट्स और कोल्ड वैलेट्स के बारे में बहुत बात करते हैं, हमारे ऑडियंस को भी बताइए ये वैलेट सिक्योरिटी के बारे में। और पहला चीज़ क्या है कि हॉट वैलेट्स और कोल्ड वैलेट्स में क्या फ़र्क है और बिगिनर्स अपने एसेट्स को कैसे सेफ रख सकते हैं। जी बिल्कुल। ये हॉट और कोल्ड वॉलेट दोनों जो वॉलेट यूज होते हैं, ये क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड करने के लिए या ट्रांजैक्शंस करने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर हम हॉट अच्छा। वॉलेट की बात करें तो हॉट वॉलेट आप अपने फोन में, अपने लैपटॉप में इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ये इजीली एक्सेसिबल है। यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शंस भी फास्ट होती हैं, ट्रांजैक्शंस करने में भी इशू नहीं आएगा। लेकिन इशू क्या होता है कि ये आपके जो वॉलेट्स हैं ये हैक हो सकते हैं, इसमें हैकिंग के चांसेस होते हैं, बिकॉज जो डाटा है सब कुछ इंटरनेट के ऊपर पड़ा है। हॉट वॉलेट जो है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ये ऑनलाइन वॉलेट होते हैं जिसे हम इंटरनेट के थ्रू ही यूज करते हैं। अगर हम बात करें कोल्ड वॉलेट की, देन कोल्ड वॉलेट किसी केसेस में कभी कभी हमें ट्रांजेक्शन के लिए या फिर अपने क्रिप्टो को होल्ड करने के लिए कभी कभी इंटरनेट से कनेक्ट करना होता है। अदरवाइज ये फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जो पेड होते हैं, इनके कुछ चार्जेस होते हैं, लाइक $50 से 200 या उससे भी ज़्यादा इसके चार्जेस हो सकते हैं। लेकिन कोल्ड वॉलेट का बेनिफिट ये है कि अगर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में कोई क्रिप्टो होल्ड करके बैठे हैं या फिर आपने कोई बड़ी ट्रांजेक्शन्स करनी है तो उसके लिए बहुत सिक्योर माना जाता है, बिकॉज जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे सिर्फ उतने टाइम के लिए वो वॉलेट आपका ऑनलाइन आता है, अदरवाइज वो ऑफलाइन पड़ा होता है, इसलिए इसको ऑफलाइन वॉलेट कहते हैं। तो सतीश जी, आपसे थोड़ा सा ना अब हम आगे की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, और हम जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से DeFi, Web3 और मेटावर्स हमारे फाइनेंशियल और डिजिटल फ्यूचर को कैसे शेप करेंगे। डीफाई, हम डिजिटल फाइनेंस को अगर हम जानना चाहें तो ये पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर है। और सेकंड वन मेटावर्स, और थर्ड क्या था, Web3। सो सबसे पहले हम डीफाई को समझते हैं। डीफाई जो है, अगर हम अपने सिस्टम्स को सेंट्रलाइज की जगह डिसेंट्रलाइज कर दें तो ये फास्ट होगा, एक्यूरेट होगा, और इसमें कोई म्यूटेबल चीज़ें नहीं होंगी, कोई चेंजेस नहीं होंगी। जो डाटा पड़ा है वो एज इट इज़ होगा। लाइक कई बार रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है ना, कई बार रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट किया जाता है, वो नहीं होगा। अब अगर हम बात करें वेब3 की, तो वेब3 भी ब्लॉकचेन का ही पार्ट है। वेब3 में जितना भी सारा डाटा है या वटेवर हम जो भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं वेब3 का, वो सारा
अपना डिसेंट्रलाइज फॉर्म में है, ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो अगर हम वेब 2 और वेब 3 को एक बार समझने की कोशिश करें तो वेब 2 सिंपल, आप गूगल और मेटा जितने भी हमारे ये बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, यहाँ पे हम जो भी एक्सेस कर रहे हैं, जो भी हम ब्राउजिंग कर रहे हैं, ये सारा सेंट्रलाइज्ड है। यहाँ पे सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, ये कभी भी यहाँ पे मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, कभी भी रिकॉर्ड को इनके अकॉर्डिंग प्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर वेब 3 की बात करें तो वेब 3 में कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, ये प्रॉपर डिसेंट्रलाइज है। और डिसेंट्रलाइज चीजें हमेशा हर पर्सन लाइक करेगा एक्सेप्ट लीडर्स। जो लीडर हमें कंट्रोल करना चाहते हैं या जो लीडर्स हमारे डाटा को मिसयूज कर रहे हैं, वो इस चीज को हमेशा डिसएग्री करेंगे, इसको प्रेफर नहीं करेंगे। अब बात करते हैं मेटावर्स की। मेटावर्स डीफाई और वेब 3 का कॉम्बिनेशन है। मेटावर्स सिंपल लैंग्वेज में आपको कहना चाहूँ तो ये एक दूसरी दुनिया है। मेटावर्स ऐसी चीज है कि यहाँ पे डिजिटल लाइफ आप जी सकते हैं। लाइक आप डिजिटल प्लॉटिंग कर सकते हैं, डिजिटल हाउसेज बाय कर सकते हैं, एनएफटीज यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, और डिजिटली आप कोई कोई चीज को डिजिटल फॉर्म में बना के उसको बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। ये एक न्यू रिवोल्यूशन बन सकता है। एक न्यू रिवोल्यूशन इस तरीके से कि आप अगर डिजिटली कोई चीज ऑन करते हैं, आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, आप उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मेटावर्स में ऑलरेडी बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, डिजिटल प्लॉटिंग हो रही है, ई स्टेट्स का वहाँ पे वर्क चल रहा है। आप अपनी कोई ऐसी स्पेशल चीज है जिसको डिजिटल फॉर्म में उसके एनएफटी बना के मेटावर्स में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। ये एक हिसाब से डिजिटल वर्ल्ड है। प्रैक्टिकली अगर हम वैसे बात करें, अभी हम इस चीज को पूरा नहीं अगर जानते तो हमें सुनने में आएगा कि क्या ये तो कुछ भी नहीं है, बट एक्चुअल में ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी और बहुत बड़ी चीज है जो धीरे धीरे मार्केट में और लोगों में कॉमन बनती जा रही है। और ये कुछ टाइम बाद बहुत ही कॉमन हो जाएगी, पता चलेगा कि हम भी डिजिटली कोई लैंड ओन करते हैं, हमने भी अपना कोई एनएफटी बनाया हुआ है, या फिर हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, इसमें तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता था। ये चीजें आने वाले टाइम में कॉमन हो सकती हैं, बहुत इजीली हो रही है। एक्सीलेंट। और सतीश, अब तक तो बहुत अद्भुत बातचीत रही है, और एपिसोड में थोड़ा और मसाला ऐड करके स्पाइस अप करने का समय आ चुका है। सो इसलिए हम दिलचस्प रैपिड फायर राउंड नंबर 2 शुरू करेंगे। आप तैयार है तो? ठीक है, राइट, ठीक है, हम शुरू करते हैं दूसरा रैपिड फायर राउंड। और आपके तरफ से पहला बुलेट आ रहा है कि एक बिलबोर्ड के ऊपर आप क्या लिखना चाहोगे? आप एक बिलबोर्ड के ऊपर। बिलबोर्ड, ओके। उस बिलबोर्ड के ऊपर मैं अपना ब्रांड प्रमोट करना चाहूंगा। लॉजिकल शर्मा। यस। ओके ओके, फेयर इनफ। और और अगर आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करने का मौका मिले तो वो कौन होगा और क्यों? एक्चुअली ऐसा तो कभी सोचा नहीं, और कोई सेलिब्रिटी मुझे पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मैं सेलिब्रिटीज को इतना फॉलो करता नहीं। अब डेट की बात शादीशुदा है तो क्या? मैं कुछ मेल सेलिब्रिटीज को फॉलो करता हूँ, वो मेरे को अच्छे लगते हैं, तो उन्हें तो डेट नहीं कर सकते। बट वैसे मैं बता सकता हूँ, विद्युत जामवाल मेरे फेवरेट एक्टर है, बिकॉज ये इनकी जो फिजिक है और जो ये लोगों को फिजिकली फिटनेस अवेयरनेस देते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, फेयर इनफ। और सतीश, आपको एक दिन के लिए एक डिक्टेटर यानी नियंता बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे, क्या रूल बनाओगे आप? मैं यहाँ पे एक रूल ये बनाऊंगा कि जो हॉस्पिटल्स जब किसी पर्सन का ट्रीटमेंट करते हैं और अगर ट्रीटमेंट के बाद वो उस पर्सन को बचा नहीं सकते, और वो उनकी फैमिली जो है, जिस फैमिली ने उनकी ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया और वो फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब है, तो उन हॉस्पिटल्स को उनके पैसे रिफंड करने पड़ेंगे पूरे। बिकॉज ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर है, तो मेरे दिमाग में यही आया। और ये मैंने अच्छा। कई जगह पे देखा है, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं बेचारी अपने फैमिली मेंबर को बचाने के लिए अपना घर, अपना प्लॉट, सब कुछ एवरीथिंग दे सेल आउट, और बस एक मोटिव होता है कि उनका वो फैमिली मेंबर बच जाए। बट हॉस्पिटल्स में क्या होता है, कई बार
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं, कुछ और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो नहीं बचा पाते। तो एटलीस्ट वो नहीं आप तो उसके पैसों हाँ को तो उन्हें रिफंड करें ना, जो उन्होंने इसकी ट्रीटमेंट में लगाया। ये हॉस्पिटल्स के राइट पास ये सिस्टम इजीली बन भी सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स के पास रेवेन्यू के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे पेशेंट होते हैं। बहुत बढ़िया तारीफ करना चाहिए आपको वेरी नाइस आई लव इट मैन और थोड़ा सा फिर से फिल्मी तड़का कि अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो बनने का मौका मिले तो वो कौन सा फिल्म करेंगे आप दोबारा? मैं 3 इडियट्स, आई लाइक दिस कौन सा मूवी। कैरेक्टर ओके। कौन सा कैरेक्टर चुनेंगे आप 3 इडियट्स में मैं रणछोड़ दास, श्यामल दास चांचड़। ओके ओके और दूसरा सवाल सबसे बड़ा क्रिप्टो मिथ जो आप तोड़ना चाहते हैं आज सबसे बड़ा क्रिप्टो मिथ ये है कि लोग सोचते हैं क्रिप्टो बस इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज होती है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बट एक्चुअल में ये नहीं है। इलीगल अच्छा एक्टिविटीज के लिए तो देखिए कैश भी यूज होता है। कैश राइट फिजिकल फॉर्म में, कैश तो ऐसी चीज है जिसको हम ट्रेस नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि बहुत सारी ऐसे ट्रांजेक्शन होती हैं कैश की, वो भी हम यूज कर रहे हैं। हर जगह पे कुछ लीगल और इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, बट क्रिप्टो के फॉर्म में ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं ये स्पेशली इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज होती है, बट ऐसा राइट नहीं है। और जैसे आपने बताया कि आपने मिथ तोड़ा ये, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि ये स्कैम्स आपके सामने जब आए होंगे तो कोई एक स्कैम ऐसा जरूर होगा अभी तक का जो आपको याद रह गया होगा। तो एक ऐसा स्कैम जिसने आपको भी सबसे ज्यादा शॉक किया हो। एक स्कैम ऐसा था जिसमें मैंने अपनी भी इन्वेस्टमेंट की थी, मेरे फ्रेंड्स ने भी की थी। मैं आपको उसका नाम भी बता सकता हूँ, शाओ बैंक था। ये एक डिजिटल बैंकिंग सिस्टम था। डिजिटल बैंकिंग सिस्टम में ये हमें बॉन्ड्स भी देते थे। वो बॉन्ड्स मैं कभी अपने बैकग्राउंड में यहाँ पे होल्ड करके बैठा होता था। वो प्रॉपर इस तरीके से फॉर्म करते थे कि दे आर रियल बट दे आर वर्किंग डिजिटली। लेकिन उनके 1.5 साल मैंने उसमें पैसा अर्न किया, मैंने पैसा बनाया, क्योंकि मैंने एक बहुत ही अर्ली एंट्री उस प्लान में ली थी, मैंने, मेरे फ्रेंड्स ने भी। लेकिन पर्टिकुलर जो उनकी चीजें चल रही थी बहुत अच्छी चल रही थी, हम तो बहुत हैप्पी थे, क्योंकि मैं भी स्कैम करवा चुका हूँ। ये तो सबसे अभी मैं स्पेशल वाला आपको बता रहा हूँ। अब उसमें था कि हम विड्रॉ लगाते थे, अचानक से उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को अनाउंस किया कि हम अपनी एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेंगे। और वो क्रिप्टो करेंसी जब उन्होंने लॉन्च की, द स्टार्टिंग प्राइस वाज अराउंड $1, और विद अच्छा इन 1 वीक वो 1,35,000 प्लस चला गया। एक कॉइन की वैल्यू जो $1 का था वो $1,35,000 के अबव चला गया। और उस टाइम मैंने, मेरे फ्रेंड्स ने, लकीली हम लोगों ने अपने प्रॉफिट के पैसे से कुछ परसेंट होल्डिंग की हुई थी, एंड वी स्टार्ट थिंकिंग के अब हम एक इंटरनेशनल टूर करेंगे, मैं ये वाली कार बाय करूंगा, मैं ये लूंगा। मेरे फ्रेंड्स की ये थिंकिंग उस टाइम थी। मुझे उस टाइम कहीं ना कहीं लगता था दिस इज नॉट पॉसिबल, बट मेरा फ्रेंड कहता था दिस इज द एक्चुअल बिटकॉइन, प्रेजेंट बिटकॉइन। मैंने कहा नहीं होगा, और वो नेक्स्ट वीक सब फ्लैश आउट हो गया, सब खत्म हो गया। ये अच्छा हमारा जो सबसे मतलब स्पेशल इसको मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लूटे नहीं, हमारा प्रॉफिट का पैसा जरूर चला गया कुछ पार्ट, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से ट्रिक में फंसा के हम तो बच गए। लेकिन मैंने जब उसका डाटा चेक किया, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब अलग कंट्रीज के लोग, बहुत पैसा उन्होंने लगाया उस टाइम, एंड दे ऑल गॉट स्कैम्ड। वाओ माय गॉड तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है एट द सेम टाइम स्केरी भी लग रहा है और आखिरी सवाल ये दूसरा रैपिड फायर राउंड में आपके तरफ आ रहा है कि ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे मैं तो टाइम मशीन, टाइम मशीन देखना चाहूंगा। मैं टाइम ट्रैवल करना चाहूंगा। और अगर इन्वेंट करने का हो तो मैं एक ऐसी मशीन बनाना चाहूंगा जो ह्यूमन को उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग समझा सके। लाइक हर पर्सन की लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत है, वो कंफ्यूज है कि एक्चुअल में उसे करना क्या है। तो एक ऐसी मशीन हो जो उसको
उसकी रियलिटी बताए, वाई दे आर कंफ्यूज, और उसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं उसकी प्रॉब्लम्स। वैसे ही ये इस टाइम हम इसके एग्जांपल चैट जीपीटी और एआई के कुछ बॉट्स से हम ले सकते हैं, बट ये अभी उस तरीके से नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ कि वो चीज़ कर सके। और सतीश, अब आते हैं, ये था हमारा रैपिड फायर राउंड जो कि आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, इंफॉर्मेशन भी शेयर करी। अब मेन स्ट्रीम हमारे क्वेश्चंस में एक आखिरी सवाल आपसे जो बचता है वो हम पूछना चाहेंगे कि आज के उभरते हुए युवा को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं मेन सजेशन ये देना चाहूँगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपको लगता है कि अभी मैं 10th क्लास में हूँ, जब मैं +2 में जाऊँगा तब कुछ करूँगा, तब मैं कोई स्किल्स बनाऊँगा, वाई यू आर वेटिंग फॉर +2, वाई नॉट टुडे? आज के टाइम पे इतने टेक्निक्स हैं, इतने आपके पास रिसोर्सेज हैं कि अगर आप रिसोर्सेज का वाइजली यूज करो तो आप 10th में ही मास्टर बन सकते हो। यू कैन स्टार्ट मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर इन 10th क्लास। बनाते हैं ना कई लड़के, कई लड़कियां बनाती हैं। वाई यू आर वेटिंग फॉर गुड टाइम? गुड टाइम कभी नहीं होता। गुड टाइम वो है जो आप स्टार्ट कर रहे हो। आज के टाइम के क्या करते हैं लड़के, मैं स्कूल में भी बच्चों को रोबोटिक्स की ट्रेनिंग जब देता था तो मैंने ऑब्जर्व किया, बच्चों के मन में है कि अभी तो स्कूल पास कर लूँ, कॉलेज में जाऊंगा, फिर कॉलेज में कुछ करूंगा। मेरे वो स्टूडेंट आज कॉलेज में भी हैं, दे आर स्टिल कंफ्यूज कि सर करें क्या। आप तो स्कूल में सोच के बैठे थे कि मैं कॉलेज में कुछ करूंगा, आपने अभी भी कुछ नहीं किया, कॉलेज भी पास आउट हो जाओगे फिर कहोगे जॉब नहीं मिल रही। सिंपल सी बात है, स्किल्स बनाना स्टार्ट करो। आपके पास रिसोर्सेज हैं, गूगल है, यूट्यूब है, पैसे नहीं है जेब में कोई बात नहीं, फ्री बॉट्स हैं, फ्री चैट बॉट्स हैं, चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी से आप आज अपनी वेबसाइट्स बना सकते हो विद इन 5 मिनट, अपनी सॉफ्टवेयर बना सकते हो। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी है, चैट जीपीटी से बात करो ना रेगुलर, वो भी आपको बताएगा। यूट्यूब पे वीडियोज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डू इट, करो। ये आपके पास टाइम है, राइट टाइम अभी है। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेट फॉर गुड टाइम। गुड टाइम कभी नहीं आता, उसको लेके आना पड़ता है या फिर खुद से स्टार्ट करना होता एक्सलेंट, आप बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस दी। और आप ये एपिसोड का समरी है कि अगर आपको जील है तो पैसे रहने का ज़रूरत नहीं है, अगर आपको एक मोबाइल और इंटरनेट है तो आप सब कुछ सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। और सतीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे और पायल को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? टीचिंग में। आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? मेरे को ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, एंड सबसे पहली बात तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा वाला धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे को ये चांस दिया कि मैं अपने मैसेजेस कन्वे कर सकूं। मैं जो लोगों को बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू लोगों तक ये बात जा सकती है। और यहाँ का एक्सपीरियंस, मैंने आपके कुछ पॉडकास्ट पहले भी देखे, आप लोग प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करते हैं। आप लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों में मैक्सिमम अवेयरनेस के इस तरीके से लेके आए, नॉट इन ओनली फाइनेंस, हर एक सेक्टर में आप लोग ट्राई कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए सोचा। जब मेरे को मेरी फ्रेंड ने बताया तो मैंने सोचा यार मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने मैसेजेस शेयर करने के लिए, अपनी जो भी लर्निंग्स है जो मैं चाहता हूँ लोगों को बताना। तो ये राइट, आपके प्लेटफॉर्म पे मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली, जिसके लिए अगेन नाइस, थैंक्स। नाइस, बहुत अच्छा लगा। और हम फिर से बहुत सारा एपिसोड्स करेंगे फ्यूचर में। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड लॉजिकल शर्मा जी के साथ, सतीश शर्मा जी के साथ। थैंक यू और सो आखिरी के भाग से पहले आखिरी के भाग से पहले सभी लोगों से एक विनती है कि अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप अपने करीब के 3 लोगों के साथ इसे जरूर जरूर शेयर करिए। उन्हें भी इसमें से कोई फायदा हो सकता है या उन्हें भी कोई इसमें से टिप्पणी पसंद आ सकती है। राइट, चलिए सुनते हैं आज का सामान्य ज्ञान। हम वेब3 के बारे में, क्रिप्टो और फॉरेक्स के बारे में बात की है। और हम ये सोचते हैं कि और थोड़ा क्रिप्टो करेंसी के स्कैम्स के बारे में हम आपको थोड़ा अवेयरनेस स्प्रेड करें। इसलिए हम, ओके, 1 सेकेंड, आई थिंक आई हैव डिलीटेड सम कंटेंट गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, हाँ, 1 सेकेंड, आई विल हैव टू रिपीट दैट। ओके, तो ओके, ओके, तो हम बात करते हैं क्रिप्टो
करेंसी के माध्यम से जितना स्कैम्स हुए उसमें से 2 स्कैम्स के बारे में हम बात करते हैं आज के सामान्य ज्ञान में। पहला फैक्ट है कि बिट कनेक्ट एक समय पे क्रिप्टो की दुनिया का बड़ा नाम था। ये 40% तक मंथली गारंटीड रिटर्न्स को प्रॉमिस करता था, लेकिन असल में एक पॉन्जी स्कीम निकला। पॉन्जी स्कीम मतलब नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम है, और 2018 तक प्लेटफॉर्म कोलैप्स हो गया और इन्वेस्टर्स का लगभग 3.5 बिलियन डूब गया। और दूसरा सामान्य ज्ञान आज की स्कैम के जो हमारा क्रिप्टो स्कैम है उसके बारे में, वो है वन कॉइन का। जो वन कॉइन को बिटकॉइन किलर के नाम से भी मार्केट किया गया था, और ये 175 कंट्रीज के लोगों को जकड़ लिया था इसने। इसमें लोग फंस गए थे, और इसकी फाउंडर रुजा इग्नाटोवा, जिसे क्रिप्टो क्वीन कहा जाता था, 2017 में वैनिश्ड, गायब हो गई। ये स्कैम लगभग $4 बिलियन का था, जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड माना जाता है आज तक का। तो दोस्तों, आज का कॉल टू एक्शन है कि आप सेफ रहे, और जो भी इन्वेस्टमेंट के रूप में आपके तरफ आता है उनको आप जानबूझ के इन्वेस्टमेंट करना है। एंड डोंट बी ग्रीडी, प्लीज़ बी सेफ, डू नॉट इन्वेस्ट इन एनी स्कैम्स। अगर आप रियली इन्वेस्ट करना है तो एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर के पास अप्रोच कीजिए, और उनका गाइडेंस ले लीजिए, और डोंट फॉल प्रे टू स्कैम्स। दैट इज़ द बिगेस्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द गाइडिंग वॉइस। तो यहीं पर आज के लिए हम अपना श्रृंखला समाप्त करते हैं। और दोस्तों, टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो ज़रूर हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन सामला, आपकी हमसफ़र, और यही उम्मीद है कि हमारे ये कोशिश कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुँचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में और एक मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।